तौर पर कहा था कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन परिवार अपनी जगह है। तो जाहिर सी बात है कि ये वो संकेत है जिससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है। तौर पर कहा था कि ये मेरे कद के मुताबिक ये पद नहीं है और उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई थी और बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने शिवपाल सिंह यादव से संपर्क बनाने शुरू। उत्तर प्रदेश में बेशक समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर हार जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जरिए ये जरूर दर्शाया जा रहा है कि परिवार का साथ और परिवार के चेहरों को चुनाव में उतारना उनके लिए कारगर साबित होता हुआ नजर आया। चाहे वो सीट करहल विधानसभा सीट हो, चाहे वो फिर सीट सीसामऊ विधानसभा सीट हो, समाजवादी पार्टी के लिए ये दोनों सीटें परिवार के लिहाज से सटीक साबित होती हुई नजर आई। नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी ने चुनाव सीसामऊ से जीता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को पटखनी दी। वहीं करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव द्वारा उतारा गया और अखिलेश यादव द्वारा उतारे गए तेज प्रताप यादव ने अनुजेश यादव को चारों खाने चित कर दिया। कड़ा मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले के बीच में एक बड़ी खबर के रूप में इस लिहाज से देखा गया कि समाजवादी पार्टी 7 सीटों को हार जाती है। इसमें 2 सीटें वो भी होती हैं जो समाजवादी पार्टी की जिताऊ सीटें मानी जा रही थी। अब कुंदर की विधानसभा सीट पर बात करें तो लंबे समय बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया। इसके आधार पर देखा जाए तो कटहरी विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो दाव आजमाया था वो दाव उनके लिए सफल साबित हुआ। लेकिन जिस तरीके से हम तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, इसमें करहल विधानसभा सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है, सीसामऊ विधानसभा सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव इसी आधार पर टिका हुआ है कि क्या अगर सपा परिवार के चेहरों को ही चुनावी मैदान में आगे उतारेंगी तो क्या चुनाव जीतते हुए नजर आ सकती हैं और 2027 में अखिलेश यादव सीएम कुर्सी तक भी पहुंच सकते हैं। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है आपको कि करहल पर और सीसामऊ पर जिस तरीके से जीत हासिल यहाँ पर हुई है, समाजवादी पार्टी के लिए परिवार के चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना सफल रहा, लेकिन बीजेपी के लिए ही यही नुकसानदायक यहाँ पर नजर आया, वरना वो सीसामऊ और करहल विधानसभा सीट पर भी चुनाव जीत जाती। हाँ जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है जिस तरीके से अनुजेश यादव को करहल सीट से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या 2027 के चुनाव से पहले जो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग हैं, जो यादव परिवार के लोग हैं, उनको आपस में लड़वा के कहीं ना कहीं चुनावी फायदा लिया जा सकता है। उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को असफलता जरूर मिली है और इससे मुझे लगता है आने वाले समय में अपर्णा यादव ही नहीं बल्कि जो भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो खास लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं अनुजेश यादव की जो बड़ी हार एक हुई है उससे कहीं ना कहीं तमाम जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे। और देखिए, इसमें अपर्णा यादव का बड़ा नाम है, क्योंकि अपर्णा यादव लंबे समय से चुनाव लड़ने की इच्छा जो है जाहिर कर चुकी हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन्हें महिला उपाध्यक्ष का पद मिला था उससे बिल्कुल भी वो खुश नहीं नजर आ रही थी। एक बार हम करहल के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो तेज प्रताप यादव को 1 लाख कह सकते हैं 4,304 वोट मिले थे। वहीं बात करें हम अनुजेश की, तो अनुजेश को मिले थे 89,569 वोट। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि जिस तरीके से हार हुई है 14,725 वोट के साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बड़ी हार है और इससे आने वाले समय में अनुजेश यादव हो या फिर अपर्णा यादव हो, इनके लिए मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है टिकटों के लेकर के, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। तो मुझे लगता है कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला कर सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो उपचुनाव भी अब समाप्त हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन अपर्णा यादव को कोई बड़ी कह सकते हैं जिम्मेदारी नहीं मिली है। और अपर्णा यादव अनुजेश यादव के कुछ
कुछ बयान सामने आते हैं। वो बयान देते हैं कि मुकाबला परिवार का थोड़ी है, बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का है और हम बीजेपी से आगे किए गए हैं इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर वो भी संकेत देते हैं कि परिवार भी एक तरफ है लेकिन राजनीति भी एक तरफ है। अपर्णा यादव के जरिए ये बयान दिया जाता है। बीजेपी का हिस्सा होने के बावजूद भी परिवार के प्रति नर्म व्यवहार दिखाना ही दर्शाता है कि बीजेपी हारी है करहल विधानसभा सीट पर और कहीं ना कहीं परिवार के साथ अभी भी जुड़ने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपर्णा यादव तो कई मौकों पर कह चुकी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भैया हैं और उनसे समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन परिवार अपनी जगह है। तो जाहिर सी बात है कि ये वो संकेत है जिससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। और जाहिर सी बात है जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसके मुताबिक कि मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग में थी कि अपर्णा यादव को टिकट दिया जाए डिंपल यादव के खिलाफ। लेकिन अपर्णा यादव कहती हैं कि मैं परिवार के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो उसी वक्त से देखा गया कि अपर्णा यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन अंत में जब सुर्खियां बनने लगी कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं तो फिर उन्हें महिला कह सकते हैं आयोग का उपाध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया। लेकिन उसके बाद भी वो इस पद को ग्रहण करने को राजी नहीं थी और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि ये मेरे कद के मुताबिक ये पद नहीं है। और उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई थी और बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने शिवपाल सिंह यादव से संपर्क बनाने शुरू कर दिए थे। और लगातार फिर खबरें निकलकर सामने आई कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से वापसी कर सकती हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम संकेत है जिनके जरिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में संभावनाएं बन सकती है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करें। देखिए सीसा मऊ को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, कुंदर की मीरापुर विधानसभा सीट पर भी हमने देखा कि कुछ समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था। पुलिस अधिकारी जो थे वो बल का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे थे। मीरापुर से एक तस्वीर सामने आती है जहां एक महिला के सर पर बंदूक लगा दी जाती है। पुलिस अधिकारी वो यहाँ पर बंदूक तानते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि वापस लौट जाइए। डटकर मुकाबला भी किया जाता है। लेकिन मीरापुर में और कुंदर की में बवाल होने के बावजूद बीजेपी चुनाव जीत जाती है। सीसा मऊ में भी ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली थी लेकिन सीसीटीवी बंद होने की भी खबरें सामने आई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की शिकायत करने के बाद, एक्शन लेने के बाद सीसीटीवी कैमरा चालू हो जाता है। स्ट्रांग रूम के बाहर का जो सीसीटीवी कैमरा होता है जहां ईवीएम रखी होती हैं। ये कहा जा रहा है कि सपा वहां पर एक्टिव था और सपा के जरिए जो फैसला लिया गया ये सटीक साबित नजर आया कि सीसा मऊ में वो चुनाव जीत गए, वरना वहां भी धांधली हो जाती, ये सीट भी वो गवा देते। देखिए चुनाव का दौर था और जाहिर सी बात है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के द्वारा जो तमाम शिकायतें चुनाव आयोग को भेजी गई हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी की शिकायतें थी वो आई थी। और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव खुद ट्वीट करते हुए नजर आए थे और तमाम जो वीडियोज और फोटोज हैं उनको कहीं ना कहीं शेयर करते हुए नजर आए थे। मजबूरन चुनाव आयोग को जो है तमाम जो पुलिस अधिकारी थे उन पर एक्शन लेना पड़ा और करीब 9 से 10 जो पुलिस अधिकारी हैं उनको निलंबित भी किया गया। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें हैं वे दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां जो हुई है और जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है उसमें काफी हद तक सच्चाई भी नजर आती है। और आपने देखा होगा कि उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार उनके कार्यकर्ता एक्टिव थे, अखिलेश यादव का सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं, अपने प्रत्याशियों और जो तमाम नेता है उनको आदेश था कि आप जो है वोटिंग के दौरान बूथों पर जो है मुस्तैदी के साथ बने रहें और वहां पर नजरें बनाए रखें ताकि किसी भी तरीके से जो गड़बड़ी की संभावनाएं हैं वो ना बने। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जिस तरीके से शिकायत की गई है और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, मुझे लगता है कि सीसा मऊ पर जो विवाद हुआ था और जिस तरीके से कह सकते हैं कि नसीम सोलंकी जो आरोप लगा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। और नसीम सोलंकी की जो कह सकते हैं उनकी जो पति हैं इरफान सोलंकी, उनको भी कहीं ना कहीं जो दावा समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जाता है कि साजिश के तहत उन पर आरोप लगाए गए और फिर उनकी विधायकी जो है रद्द करा दी गई। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इसमें कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो खुलकर दिख रही हैं। देखिए बिल्कुल नसीम सोलंकी चुनाव जीत जाती है सीसा मऊ पर और देखा जाए तो इरफान सोलंकी जब
गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद ये दावा किया जा रहा था बीजेपी के जरिए खुद ही कि चुनाव नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी, लेकिन कड़ा मुकाबला हुआ तो करहल विधानसभा सीट और सीसामऊ पर, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आई। 7 सीटों के गंवाने के बाद अब विचार विमर्श करने की जरूरत है कि क्या बदलाव किया जाए, लेकिन करहल विधानसभा सीट और सीसामऊ से कहीं ना कहीं सीख मिलती है कि यहाँ पर जिस तरीके से रणनीतियों को आजमाया गया, इसी आधार पर 2027 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।